नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन, जिसको महाविकास आघाड़ी कह सकते हैं, और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए यानी कि महायुति के बीच मुकाबला इतना कड़ा है, इतना दिलचस्प है कि नेता और उनकी पार्टियों की हलक में जान अटकी हुई है। और यही कारण है ये किसी भी कीमत पर अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं, चाहे वे विवादित बयान देकर करें या कुछ और तरीकों को अपनाकर, लेकिन अपनी सीट किसी कीमत पर नहीं गंवाना चाहते, खासतौर पर जो अभी सत्ता में हैं। भाजपा विधायक और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता नारायण राणे के पुत्र नीतीश राणे का यह बयान सुनिए और आप बताइए यह कहां तक सही है और इसके पीछे की राजनीति क्या है। तो मेरा इसलिए बोलना है, अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं देना है। नीतीश राणे को लेकर कहा जाता है कि उन्हें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का समर्थन प्राप्त है और इसीलिए एफआईआर होता तो है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। ऐसा नहीं कि नीतीश ने पहली बार इस तरह का बयान दिया है, बल्कि नवी मुंबई में भी एक गणपति कार्यक्रम में कथित भड़काऊ भाषण देने पर उनके खिलाफ एफआईआर की घोषणा की गई, दर्ज की गई एफआईआर। और इसके पहले अहमदनगर में भी उन्होंने भड़काऊ बयान दिए थे, जहां रामगिरी महाराज के समर्थन में उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ धमकी भरी भाषा का उपयोग किया था। इस बयान पर भी पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, बवाल हुआ था, विपक्षी नेताओं ने भी हमले किए थे। और कुछ दिन पहले भी संगोली में जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा था कि केवल 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी दे दी जाए तो अपनी ताकत दिखा देंगे। इसके पहले भी बहुत कुछ वो कह चुके हैं कि लोगों को मस्जिद में घुसकर मारेंगे। तो ये है क्या नीतीश उकसा रहे हैं या किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए, और उन खास समुदाय में भी कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, या फिर जिस समुदाय के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं उसमें से कुछ खास लोगों को टारगेट कर ऐसा बयान दिया जा रहा है अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। क्योंकि ये कहीं से राजनीति नहीं हो सकती, चाहे बयान हिंदू पक्ष से आए या फिर मुस्लिम पक्ष से आए। अगर देश की राजनीति कर रहे हैं, राज्य की राजनीति कर रहे हैं, जनता की राजनीति कर रहे हैं, जनता के उसूलों की राजनीति कर रहे हैं, उनके भले की राजनीति कर रहे हैं, तो आप सांप्रदायिक उन्माद को खड़ा करके किसी राज्य की जनता का भला नहीं कर सकते, ये तो तय है। तो देखा जाए तो राणे के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले दर्ज किए गए हैं जिनमें उनके बयानों ने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया। इस तरह की घटनाएं उनकी राजनीति की एक पहचान बन चुकी हैं, जिससे वे लगातार चर्चा में बने रहते हैं। और शायद वे ये बयान ही इसलिए दे रहे हैं कि वे चर्चा में बने रहें, चाहे जिस कारण से चर्चा में बने रहें, लोग उनको भूलें नहीं और उनके पक्ष में मतदान या चीज़ें करते रहें। राणे के बयान से हटकर अगर महाराष्ट्र के चुनाव के अन्य पहलुओं पर भी चर्चा करें तो सबके प्राण इसलिए भी अटके हैं कि वे विधानसभा चुनाव, मैं पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, वे रिजल्ट को देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि पिछली बार कैसे हारे थे। कई सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में महज 1000 वोटों से ही लोगों ने हार वहाँ मान ली थी या फिर हार गए थे, और तो कई पे 10,000 से कम वोटों पे हारे थे। यानी साफ है कि इस बार कुछ वोटों के इधर उधर होने से खेल पलट सकता है, और यही कारण है कि इस बार दोनों गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। राज्य की 288 सीटों में से करीब 1/4 सीटें चुनावी नतीजों का रुख बदल सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी नामांकन का दौर चल रहा है जो 29 अक्टूबर को खत्म होगा। इस बार दोनों गठबंधन नए रूप में उतरे हैं। एनडीए के साथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी यानी कि एस है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और राज ठाकरे की मनसे जैसी पार्टियां भी मैदान में हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है। पिछले चुनाव की बात करें तो 73 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर 10,000 से कम वोटों का था, जो कि मैंने पहले ही बताया। और इनमें से 28 सीटों पर बीजेपी, 15 पर एनसीपी और 12 पर कांग्रेस और 5 पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा 13 सीटें निर्दलीय और अन्य के पास गई थीं। इन सीटों पर इस बार भी हार जीत का फैसला कुछ ही वोटों पर टिका होगा, ये भी तय है।
5 सीटें ऐसी थीं पिछली बार जहां जीत हार का अंतर 1000 से भी कम वोटों का था। सोचिए, जिनमें शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा 4 सीटें ऐसी थीं जहां मार्जिन 1 से 2000 वोटों का था, जबकि 28 सीटों पर जीत का अंतर 2 से 5000, सोचिए कितना कम वोटों का रहा था। 35 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 5 से 10,000 वोटों का था। यहां बीजेपी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 8, एनसीपी ने 6, निर्दलीय ने 3 और शिवसेना ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। इस बात की पूरी संभावना है कि जिस तरह से पार्टियां चुनावी बिसात बिछा रही हैं, उसमें चुनावी समीकरण का बदलना तय है। 2019 के चुनाव के बाद दोनों गठबंधनों के स्वरूप में भारी बदलाव हुआ है, ये हम सब देख रहे हैं। और बीजेपी ने सरकारी योजनाओं के जरिए जनता का दिल जीतने का काफ़ी प्रयास भी किया है, जबकि महाविकास आघाड़ी ने भी कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। बीजेपी के लिए मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई जैसे क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन से मुकाबला करना बहुत ही चैलेंजिंग होगा, खासकर जब लोकसभा चुनाव में इन्हीं इलाकों में महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिली थी। इस बार के चुनाव में परिस्थितियां पहले से काफ़ी हालांकि बदल चुकी हैं और मैदान में दोनों गठबंधनों के 6 दल हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कम मार्जिन वाली ये सीटें किसके लिए उम्मीदें लेकर आएंगी और किसके लिए नई चुनौती बनेंगी। दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र विधानसभा में दलीय स्थिति की बात करें तो वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा की कुल 288 सीटों में से बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी के साथ ही समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों का कुल आंकड़ा 203 है। वहीं विपक्ष की महाअघाड़ी में कांग्रेस के अलावा शरद पवार वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, जिनके पास कुल 69 विधायक हैं। 15 सीटें अब भी खाली हैं। तो अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है और राज्य की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण यानी कि 20 नवंबर को चुनाव होगा। रिजल्ट भी मात्र 3 दिन के अंदर यानी कि 23 नवंबर को आ जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। तो देखते हैं एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली पार्टियों के नेताओं पर जनता कितना एतबार करती है, कितना जोर लगाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। बहरहाल आपको इस पूरी खबर पर क्या लगता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कौन सी पार्टी की जीतने की उम्मीद है? किस पार्टी को सत्ता से बाहर होने की या फिर किस पार्टी को सत्ता पर काबिज होने की उम्मीद है? या फिर आपको लगता है कि भाजपा गठबंधन ही इस बार सत्ता में रहेगी या फिर कांग्रेस गठबंधन आकर महाराष्ट्र का शासन संभालेगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें क्लिक इंडिया। शुक्रिया।